अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट। मैं हूं ईसा नकवी। दुनिया भर में ताकत का सबसे बड़ा असूल है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। और पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है। लोग अंदाजे लगाते हैं, लोग आइन की किताब उठाते हैं, कानून की किताब उठाते हैं, कहते हैं ये होगा वो होगा, लेकिन होता वही है जो ताकतवर लोग चाहते हैं। जिनके पास ताकत है वही काम होता हुआ नज़र आता है। और ये एक परफेक्ट सिनेरियो है। गुज़श्ता 3 सालों में पाकिस्तान की सियासी लड़ाई पाकिस्तान के सोशल फैब्रिक को, पाकिस्तान के आइन और कानून के ज़ाब्तों को निगलती हुई नज़र आ रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बेंच अपनी मर्जी का नहीं लग रहा, बन रहा, फैसला अपनी मर्जी का नहीं आ रहा, तो आप कहें मास्टर ऑफ द रोस्टर क्या होता है। एक कानून लाएं और फिर उसके ऊपर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की कमेटी बना दें। जब तक आपकी मर्जी के फैसले होते रहें, आपकी मर्जी के बेंच बनते रहें तो ठीक। अगर एक जज रिटायर हो गया और फिर एक सरकश जज जो है वो आ गया उस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की कमेटी में, तो फिर उसमें तरमीम कर दें। और फिर भी मामला ना संभले तो फिर आप जजों को उससे निकालना शुरू कर दें। अपनी मर्जी की कमेटी चाहिए, अपनी मर्जी का बेंच चाहिए। और अगर पाकिस्तान की दूसरी सबसे बड़ी कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वहाँ से जजेस ख़त लिखें कि हम पर दबाव है, सियासी मुकदमात में मर्जी के फ़ैसले लेने की कोशिश की जा रही है, तो फिर उन जजेस के ख़िलाफ़ रेफरेंसेस लाए जाएं, उनकी डिग्रियां उछाली जाएं, उनके बच्चों के सरकारी दस्तावेज़ात जो हैं, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको पब्लिक किया जाए। इससे भी काम ना बने तो फिर उसके बाद आप करें कि एक सियासी जमात का इंतखाबी निशान छीन लें, इंटरनेट बैन कर दें, बंद कर दें, एक्स के ऊपर पोस्ट करना बैन कर दें, VPN की बात चलने लगे पाकिस्तान में। जो कुछ हो रहा है ये बड़ा ही हैरान कुन है और बहुत ही परेशान कुन भी है पाकिस्तान में रहने वालों के लिए कि ये सियासी लड़ाई हमें कहाँ लेकर जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी गलतियाँ हैं, उनके चैलेंज करने का अंदाज़ जो है वो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आता, हुकूमती जमातों को पसंद नहीं आता। और इस सारे मामले में हमने देखा कि 8 फरवरी का इलेक्शन होता है, वहाँ पर अपनी मर्ज़ी के नताइज ना आ रहे हों तो फॉर्म 45 बेशक कुछ कहता रहे, आप फॉर्म 47 ले आएँ। फॉर्म 47 के ऊपर अगर कोई इन्वेस्टिगेट करने वाला ट्रिब्यूनल है, उसके ऊपर फॉर्म 45 मांगने वाला जज है, तो फिर उसके खिलाफ आप रेफरेंस ले आएँ। फिर भी बात ना बने तो फिर आप ट्रिब्यूनल्स तब्दील कर दें। आप कहें कि नहीं, हाजिर सर्विस जज नहीं, रिटायर्ड जज जो है वो भी सुन सकता है, तो फिर वो मामला जो इंतखाब में मुबैना धांधली है उसका मामला जो है वो पसे पुश चला जाए। और अगर कोई सहाफ़ी बैठकर उसके ऊपर सवाल उठाए और ये कहे कि ये जमहूरी तरीका नहीं है, ये आइनी और कानूनी रवैया नहीं है, तो फिर उसके लिए ले आया जाए पीका एक्ट और फिर उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए। ये है स्टेट ऑफ अफेयर्स इस वक्त पाकिस्तान में। इस वीकेंड के ऊपर एक ख़त आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का, जिन्होंने ये कहा कि जो बातचीत चल रही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दीगर हाई कोर्ट से जजेस को ट्रांसफ़र किया जा रहा है। माजी में इसका प्रेसिडेंस भी मौजूद है, कानून इसकी इजाज़त भी देता है, लेकिन इसकी टाइमिंग ये बता रही है कि ऐन वो वक्त जब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास 10 फरवरी को होने जा रहा है और मुख्तलिफ हाई कोर्ट से 8 कम अज़ कम जजेस जो हैं उनकी तैनाती सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होनी है, तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगर जस्टिस आमिर फारूक एलिवेट होकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चले जाते हैं तो उस सूरत में सीनियर प्यून जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जिनके हवाले से जब उनके रिमार्क्स आने लगे थे तो फिर पाबंदी लग गई थी कि कोर्ट के अंदर रिपोर्टर्स दाखिल नहीं हो सकते, उसको रिपोर्ट नहीं कर सकते, उसको चला नहीं सकते, तो लामहला वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट होंगे। तो अब जो है वो जो जजेस को लाया गया उसमें जस्टिस सरफराज डोगर को बेंच नंबर 2 जो कि सीनियर पुणे जज का होता है वो जो है तजवीज़ किया गया है। आज वकला ने एक जुज़वी हड़ताल भी की इस सारे मामले पर। सिर्फ सरकारी वकला और अमला जो है वो पेश हुआ, दीगर जो वकला है वो वहाँ पर पेश नहीं हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मंजरनामा क्या है, क्या होने जा रहे हैं, इन तमाम मामलों पर बात करने के लिए स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब हाफिज़ एहसान खोखर साहब, माहिर कानून हैं, साथ ही साकिब बशीर साहब सीनियर सहाफ़ी व तज्ज़िया निगार, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और कुछ ही देर में हमें शहबाज खोसा साहब भी ग़ालिबन जो है वो ज्वाइन कर लेंगे। हाफिज़ एहसान खोखर साहब, वही हुआ, ज़ाहिर है कि ये तो होना था और इसको बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये एक टेक ओवर है जुडिशरी का जो अब कंप्लीट हो जाएगा। पहले 26वीं आईनी तरमीम के तहत जो है वो एक पैरेलल सुप्रीम कोर्ट जिसके आप मुखालिफ थे, आपने कहा कि ये तरीक़ाकार नहीं है, आप ये बेंच बनाने के क्या काम कर रहे हैं, फिर आप आईनी कोर्ट बनाए ना। ये जो 2 चीफ जस्टिस वाली एक वहाँ पर एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई और यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी अपोजिशन के लोग ये कह रहे हैं कि ये जुडिशल टेक ओवर है और हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईसा, बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। आपने एक सारा जो इंट्रो दिया है उसके अंदर जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है आपने उसको ज़्यादा हाईलाइट किया है। अब उसका जो लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट है मैं उस पर बात करूँगा। एक ये है कि जिस चीज़ पे आपने बात की कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई ऐसा जज नहीं है
जो 26वीं आइनी तरमीम के बाद जिसकी पाकिस्तान की हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर एलिवेशन हुई हो। ये सारे वो जजेज़ हैं जो 2009 के वक़्त जब सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई सिंध बार एसोसिएशंस की, तो तकरीबन 115 जजेज़ जो है जब निकाले गए तो उनके साथ जो जजेज़ नए आए ये सारे वो जजेज़ हैं। नंबर 2 जो है कि आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो है आपके सामने पहले भी प्रेसिडेंट मौजूद है कि 3 जजेस जो थे वो 2008-9 के अंदर भी आए, उसके बाद 2011 के अंदर भी आए और डायरेक्ट जजेस आए। तीसरा इवॉल्व हो रही थी नहीं सुन लेना, उसके एक कोर्ट है वो इवॉल्व हो रही है, नहीं वो देखा बनाई ना कि गई जब है, जस्टिस वहाँ पर जजेस आने हैं। एक देखें जस्टिस बिलाल जब आए उस वक्त यहाँ पे जज मौजूद थे। जब सरदार असलम यहाँ पे आए, सुन लेना एक सेकंड सुन लेना जी, फिर आप बात जब आप कर लीजिएगा उसके अंदर ये। अब उसके बाद ये है कि उसके बाद इकबाल हमीदुर रहमान साहब आए, वो भी आपके चीफ जस्टिस बने और उन्होंने यहाँ के ओथ लिया एज ए चीफ जस्टिस के तौर पे। अब ये है कि क्या पाकिस्तान का आइन इस चीज़ की इजाज़त देता है, यानी सवाल ये है। आप टाइमिंग जो है वो लॉ के कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप पॉलिटिकली तो बात कर सकते हैं कि जी टाइमिंग ठीक नहीं है, या जुडिशरी के अंदर जो भी जिस तरह आपने कहा है। नहीं, मीनिंगफुल है टाइमिंग, किसका टाइमिंग मीनिंगफुल है। देखिए ना, चीज़ ये है कि अगर पाकिस्तान के इस सारे प्रोसेस के अंदर जो है जो सबसे बड़ा आदमी है वो है पाकिस्तान के चीफ जस्टिस। अगर पाकिस्तान का चीफ जस्टिस ये देखें ना कि ये जो अब आप ये कहें कि ये जो प्रोसेस इस वक्त किया गया ये एग्जेक्टिव ने किया, तो बिल्कुल बात नहीं बनती। इस प्रोसेस के अंदर जितने कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस और इसके अंदर गवर्नमेंट का एक बंदा भी इस कंसल्टेशन के अंदर नहीं है। पाकिस्तान का जो निज़ाम मुमलिकत है वो चलता है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, वो हेड ऑफ स्टेट है। उसके बाद आपका चीफ जस्टिस है, उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है, उसके बाद आपका सिंध हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है, उसके बाद आपका बलूचिस्तान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है और लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है। अब उस प्रोसेस के अंदर सुन लेना फिर मुकम्मल करना। अब उस प्रोसेस के अंदर अगर वो आया है और उसकी एंडोर्समेंट आई है और प्रोसेस ये है कि ट्रांसफ़र किया जा सकता है, उसकी सीनियरिटी नहीं चेंज होती, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज नहीं होती, और बार बार जब आप जस्टिस मोहसिन नकवी साहब की बात करते हैं तो नहीं सॉरी मोहसिन कैनी साहब, तो आप ईसा नकवी करके मेरे जहन में आया, तो जस्टिस मोहसिन कैनी साहब जो है वो आजकल जितने रोल्स माशाल्लाह उनके पास हैं, फ्रॉम यानी कि मीडिया गुरु से लेकर ईसा और मोहसिन में फर्क तो कोई नहीं है। उसके बाद वो जनाब लाहौर पे रहे, उसके बाद वो भी एक बड़ा हैरानकुन बात है कि आपका आइन ये कहता है कि अगर आप इंटरिम सेटअप के बेनिफिशियरी हैं तो आप अपकमिंग गवर्नमेंट के बेनिफिशियरी नहीं हो सकते। तो उन्होंने पता नहीं कैसा इलेक्शन कराया, माशाल्लाह वो वजीर दाखिला भी है, वजीर खारजा भी बन गए हैं, पीसीबी तो है ही उनके पास। गवर्नमेंट का या प्राइम मिनिस्टर का ये प्रेरोगेटिव है कि वो ये समझता है कि मैंने अपनी इस टीम के प्लेयर को किस तरह खिलाना है, तो आप प्राइम मिनिस्टर जो है उस पर ये तो नहीं कह सकते। अच्छा अब ऐसा नहीं होता। एक से अब ये है कि वो जो जज देखें हम जो है वो नहीं, आप चाहें या ना चाहें, 26वीं आईनी तरमीम नहीं एक मिनट एक सेकंड, ये है कि आप सारे चलते हैं ख्वाहिशात के ऊपर, आप वो ख्वाहिशात छोड़ें। ख्वाहिशात नहीं, आइन है, आइन के अंदर है कि आप कर सकते हैं। आप बताएं कि कहां नहीं लिखा हो कि नहीं कर सकता। कहता है कि जो अबूरी हुकूमत में जो अशखास निगरान इस वक्त जस्टिस है निगरान वाली बात हो रही है कि दूसरी, आप वो दूसरी बात कर रहे थे, मैं उस पर आपको कमेंट कर रहा था। आप जो बात कर रहे हैं, आपका आइन ये कहता है कि अगर आप निगरान हुकूमत का हिस्सा है, ना आप, ना आपकी अहलिया, ना आपके बीवी बच्चे, आपकी क्लोज फैमिली में कोई भी शख्स ना इलेक्शन लड़ सकता है, ना अपकमिंग गवर्नमेंट का बेनिफिशरी हो सकता है। अब ये इन्होंने इलेक्शन कराया, इलेक्शन ऐसा कराया कि माशाल्लाह उसके बाद फिर उन्होंने अपना घर भी फराहम किया कि हुकूमत फॉर्म करने के लिए निगरान वो उस पर बात करो, वो आपको वो रिस्पॉन्ड साथ में फिर आप देख लें सरफराज बुख्ती साहब हैं, वो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर थे, वो वज़ीर आला बलूचिस्तान बन गए। ये नहीं है आइन के मुताबिक, ये होना नहीं चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बात कर। अच्छा अब ये है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस आया है जिसको आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उसको डिफेंड भी किया है, जो आज मुझे जाने में तो मेरा ख्याल है कि नीयत पे जाने की बजाय जो कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है आप उस पर बात करें। उस प्रोसेस के अंदर अगर कोई खराबी है तो बिल्कुल वो प्रोसेस के अंदर खराबी नहीं होनी चाहिए। ख्वाहिशात के ऊपर ना कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, ना 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, पार्लियामेंट ने की है, उसका एक प्रोसेस है। लेकिन ये ट्रांसफर ऑफ जज जो है वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का आउटकम नहीं है। शहबाज खोसा साहब, क्या आप इस जो टाइमिंग है इस सारे मामले की, जस्टिस सरफराज डोगर, दीगर 2 जज साहिबान, इनका ट्रांसफर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उस वक्त जिस वक्त जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नए जजेस को अपलिफ्ट करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लेकर आना है, और वो उसकी टाइमिंग भी कि एन वो वक्त जब 26वीं आईनी तरमीम की बात चल रही है कि उसको फुल कोर्ट ने सुनना है,
तो वहां पर 8 नए जजेस का आना है, ये सारी ये टाइमिंग मीनिंगफुल लगती है आपको? देखें जी, सबसे पहले आपको सलाम, इसको सलाम। ये जी प्रोसेस की बात हो रही है तो टाइमिंग के से पहले प्रोसेस की बात कर लेते हैं। मुल्क में जो पिछले 3 साल 4 साल से प्रोसेस चल रहा है वो सिर्फ एक ही चल रहा है, माइट इज राइट। और जो मैं कहूं वो कानून, और जो मैं कहूं वो कॉन्स्टिट्यूशन, और जो मैं कहूं वही आइन और वही दस्तूर, और जिसको मैं कहूं वो सीनियर, और जिसको मैं कहूं वो जिस इदारे का हेड बना दूं। ये ऑल्दो मजाकन बात की गई, बट आई वुड नॉट हैव बीन सरप्राइज्ड अगर ये मोहसिन नकवी को ही बना देते चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। जो हालात हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी ला सकते हैं, और कल को इसी को डिफेंड करने हमारे दोस्त बैठे होंगे यहाँ पे। तो ये अनफॉर्चुनेट बात है। मुल्क एक बड़ी गलत दौर से और एक तारीख दौर से गुजर रहा है, और ये देख लेना कि जो जजेस ने इस्लामाबाद के, आपको बहुत अच्छी तरह से आप जानते हैं कि इन्होंने रेजिस्ट किया, अपराइट तरीके से खड़े हुए, इन्होंने खत लिखे और इन्होंने बताया कि किस तरीके से यहाँ पर इनके साथ ज्यादतियां की नहीं, जा आप रही हैं। इसको एड्रेस करें। देखिए, ये जो सारा मामला है, इसमें एक बड़ा अहम नुक्ता जो है वो इन जजेस के हवाले से या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के हवाले से उठाया जाता रहा। उन्होंने कहा ये इमरानदार जज हैं और इन जजेस की बीवियों का क्रश है इमरान खान। आई विल बी वेरी ब्लंट एंड ओपन अबाउट इट। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ये बात ऑन द रिकॉर्ड, मिनिस्टर्स कहते हैं कि ये जो जज साहिबान हैं ये काली भेड़े हैं, इनकी बीवियों का क्रश है इमरान खान। आई एम सॉरी, मुझे सारे लोग देख रहे हैं, बट आई विल बी वेरी ओपन, दिस इज व्हाट गवर्नमेंट सेज। ये जो सवाल है कि ये जजेस ईमानदारी कर रहे हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म कर रहे हैं, व्हाट्स द आंसर टू दैट? ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट बात है, क्योंकि इन्हीं के दौर, इससे पिछले दौर में जब इमरान साहब हुकूमत में थे और बहुत सख्त ज्यादतियां हो रही थी, नो डाउट उस टाइम पर भी हो रही थी, तो यही जजेस थे जो कि इन लोगों को रिलीफ देते रहे। यही जजेस थे जिन्होंने जरदारी साहब की भी बेल ली, यही जजेस थे जिन्होंने नवाज शरीफ साहब की भी बेल ली, इनको भी मसाइल से बाहर निकाला। मैं तो खुद दोनों साइडों पे वकील रहा हूं, और इस तरह के हालात में पहले इनको डिफेंड करता रहा हूं, आज इस दूसरी पार्टी को डिफेंड कर रहा हूं। अनफॉर्चुनेटली ये कहना बहुत बड़ी ज्यादती है, और हुकूमत ये पछताएगी। ये हुकूमत 2 दफा नहीं, ये 3 दफा से ज्यादा टाइम अताब का शिकार रह चुके हुए हैं, और बड़े सख्त कानून के गिरफ्त में और एजेंसियों के गिरफ्त में रह चुके हुए हैं। और ये जजेस और आइन और कानून और फंडामेंटल राइट्स ही इनको बचाते रहे हैं, और ये वकला तंजीमें ही इनके साथ खड़ी होती रही हैं। और आज जिस तरीके से ये मीडिया का गला घोट रहे हैं, ये मीडिया ही इनके साथ खड़ा रहा है इनके तारीख दौर में। सही, ठीक है खोसा साहब, मैं आपके पास वापस आता हूं। साकिब बशीर साहब, आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट बड़ा रेगुलर बेसिस पे इन तमाम जज साहिबान को कवर करते हैं। आप मुझे ये बताइए कि ये जो जजेस हैं, इन्होंने जो ख़त लिखा, ये ख़त लिखने के हवाले से भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये जो ख़त लिखना है ना, ये भी बड़ा कोई गलत काम है। और फिर जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की तकरीर है, उस तकरीर के हवाले से भी कहा गया कि जैसे जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने तकरीर की थी, उसकी बुनियाद पर उनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी, तो कुछ लोग ये मुतालबा कर रहे हैं कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ उस तकरीर पर, कि उन्होंने कहा कि उस 26वीं आईनी तरमीम के पीछे एक ख़त था, और वो ख़त ज़ाहिर है कि वो साइफ़र वाला ख़त नहीं था, वो वही ख़त था जो इन जजेस ने लिखा। ये जो जज साहिबान हैं, इनके हवाले से बड़े कमेंट्स जो हैं वो वज़रा देते रहे। उन्होंने कहा कि जज नहीं बोलता, उसके फैसले बोलते हैं। ये प्लेइंग टू द गैलरी, मीडिया की अटेंशन लेने के लिए रिमार्क्स पास करते हैं, एक्टिविज्म दिखाते हैं। आपकी क्या राय है इस पर? अच्छा, पहली बात तो ये है कि जो टाइमिंग की आप बात कर रहे हैं ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह ये है कि जुडिशल कमीशन का इजलास तलब किया जा चुका था, और ये तकरीबन 18 जनवरी को, और ये कहा गया कि 11 फरवरी को, बाद में 10 फरवरी को हो गया, और उसमें ये कहा गया कि टॉप 5 के जो जजेस हैं हर हाई कोर्ट से कंसिडर होंगे। पहली बात तो ये है कि ये जो जितना प्रोसेस हुआ है ना, बेहतर होता कि 28 जनवरी से पहले हो जाता, या 10 या 11 फरवरी के बाद होता। कोई थोड़ी सी ग्रेस शो की जाती। मतलब मैं कहता हूँ कि हुकूमत हो, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी इसको देखते, ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ज़रूर देखते हैं इसको, कि आप जा रहे हैं, फ़र्ज़ करें आप जा रहे हैं या नहीं जा रहे, मतलब इतलात हैं कि आप जा रहे हैं, तो आपके स्टेक्स जो है वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो आप इतने बड़े डिसीजन ले रहे हैं कि फ़लाँ को भी ले आए, फ़लाँ को भी ले आए, फ़लाँ। अच्छा, 3 जो मिसालें दी जाती हैं वो मैं थोड़ी सी क्लियर कर दूं। उसमें ये भी बता दीजिएगा साथ में कि जो डोगर साहब हैं, वो ज़ाहिर है कि सीनियरिटी में 15वें नंबर पे थे, गालिबन 15वें नंबर पर थे, अभी दूसरे नंबर पर। अगर वो यहाँ पे दूसरे नंबर पे होंगे तो वो भी कंसीडर होंगे। आ चुके हैं, जब ये हम बात कर रहे हैं तो खबर आ चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने एक सीनियरिटी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें सीनियर प्यूनिश जज जस्टिस सरफराज डोगर साहब को बना
दिया गया है। तो डोगर साहब कंसिडर होंगे, इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए, मतलब जो सीनियर प्यूनी जज बना दिया गया है तो वो कंसिडर होंगे। तो ये आप एक और सिनेरियो देखें कि एक जज साहब लाहौर में हाई कोर्ट में थे, जस्टिस सरफराज डोगर साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन मैं लॉ की बात कर रहा हूँ, 15 नंबर पर थे। उन्होंने तो कंसिडर नहीं होना था ना चीफ जस्टिस के लिए, ना ही सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए। ये 10 फरवरी के इजलास में अब 2 सिनेरियो बने हैं कि 10 फरवरी के इजलास में जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए भी कंसिडर हो सकते हैं और चीफ जस्टिस आगे चलकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए भी कंसिडर हो सकते हैं। ये जो आपने रास्ता एक खोला है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो ये जो आपने रास्ता खोला है ये बड़ा खौफनाक है। कल फर्ज करें लाहौर हाई कोर्ट या पेशावर हाई कोर्ट का एक जज जो है वो वहां पे चीफ जस्टिस का नंबर आता है, तो आप तलाश करना शुरू कर दें बलोचिस्तान हाई कोर्ट, सिंध, लाहौर हाई कोर्ट, अच्छा 30वें नंबर पे बंदा उठाएं और पेशावर हाई कोर्ट के ऊपर जनाब या बलोचिस्तान हाई कोर्ट के ऊपर लेकर जाएं टॉप सेकंड पे, और उसको जनाब आप जो है वो नेक्स्ट में चीफ जस्टिस बना दें। तो ये पिक एंड चूज जो है ना इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए बहुत खतरनाक है। हर एक ने अपना रोल अदा करना था, वो जो नहीं किया गया। अच्छा, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने जो बात की है कि सिंधी बोलने बलोची बोलने वाले भी सारे होंगे, तो क्या चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को ये नहीं मालूम कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिंधी बोलने वाले भी हैं, बलोची बोलने वाले भी हैं, पश्तो बोलने वाले भी हैं, पंजाबी बोलने वाले भी हैं, इस्लामाबाद से भी जस्टिस कियानी भी हैं। तो ये तो ऑलरेडी मौजूद है कि आप जो फिर वफाकी अदालत, मुझे समझ नहीं आई, ये खोसा साहब हैं, ये खोखर साहब बैठे हुए हैं, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट वफाकी अदालत है। मैं तो पहली दफा सोच रहा हूँ, क्या इनकी जुरिस्डिक्शन है पंजाब में, ये पिंडी से थोड़ा सा आगे, क्या इसकी जुरिस्डिक्शन जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में है या कराची में, सिंध में है या बलोचिस्तान में है, कि आप इसको वफाकी अदालत कह रहे हैं? भाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन ICT है, इससे बाहर नहीं है। नहीं, लेकिन इसका इतलाक तो ठीक है, आपने सारे जजेस जो है लाने हैं, लेकिन वो बात ठीक है, लेकिन ये जो तरीकाकार, टाइमिंग, ये सिचुएशन जो है, इस पे के पीछे बदनीति है। फिर खास तौर पर आपने सीनियरिटी वायलेट की। मैं आपके पास वापस आता हूं, मुझे ब्रेक पे जाना है। 6 जजेस को आप टारगेट कर रहे हैं, ये इसमें नजर आ रहा है। मैं आपके पास वापस आता हूं, ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। साकिब बशीर साहब, ब्रेक से पहले आप प्लीज कंटिन्यू कर लें, देन आई विल मूव टू। मैं 6 जजेस की बात कर रहा था। सिंपल सी बात है कि 6 जजेस पर जो जिस किस्म के आपने बयानात को दोहराया, मैं वो नहीं दोहराऊंगा, लेकिन वो जो 6 जजेस ने 25 मार्च को खत लिखा था ना 2024 को, वो बड़ा तशवीशनाक और खौफनाक किस्म का खत था। वो कभी ऐसा जुडिशल हिस्ट्री में नहीं हुआ। सिटिंग जज ये शिकायत लगा रहे हैं, आप एडिटोरियल पढ़ें, वो डॉन का जो एडिटोरियल आया कि खुद जो मुनसिफ है वो इंसाफ के लिए जो है वो आ रहे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। साकिब बशीर साहब, हुकूमत का एंगल ये है कि ये बेज़मीरों का टोला है और ये फेवर कर रहा है, आउट ऑफ द वे जाकर। हुकूमत का कोई भी एंगल हो सकता है, गवर्नमेंट तो अपनी फेवर में मफाद में अपने में बात करेगी, हम एक इंडिपेंडेंट व्यू रखते हैं, दे सकते हैं। और जिस तरह 6 जजेस के खत में लिखा गया, आज भी अगर वैसे नकवी साहब अगर वो खत आप पढ़े ना, तो एक एक लाइन आपको बड़ी उसमें तशवीश नजर आएगी। बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, पीका एक्ट भी है। उनके साथ हुआ क्या है, उनके साथ हुआ क्या है जजेस के साथ, कि उनको मतलब वो आज खुद जो है वो इंसाफ मांग रहे हैं कि हमें जो है वो इंसाफ दिया जाए। लेकिन एक चीज आखिरी बात यह है कि उनको हिस्ट्री में उस जगह पे पहुंचाया जा रहा है कि आज के बाद किसी की हिम्मत ना हो कि कोई जज जो है वो इस किस्म का खत या इस किस्म की शिकायत कर सके कि जनाब मुदाखलत हो रही है, और क्लियर कट मुदाखलत हो रही है। सही। खोखर साहब जो जजेस हैं, उन्होंने खत लिख के ये कहा कि जो सीनियरिटी का मामला है, अब जाहिर है कि अभी आ गया कि उनको जो सीनियर प्यूनी जज हैं जस्टिस सरफराज डोगर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज साहब जो हैं वो डिक्लेयर कर दिया गया है। लेकिन जो दीगर जज साहिबान हैं, उनकी राय ये थी कि उनको हल्फ उठाना होगा, और जब वो हल्फ उठाएंगे तो वो जाहिर है कि जूनियर मोस्ट जज हो जाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। ये ज़रा नुक्ता क्लियर करें। आइन तो इस मैंने तो आई ट्राई टू फाइंड इट, वहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि अगर आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपॉइंट होते हैं, आप लाहौर में, तो आप उस हाई कोर्ट का नाम लेकर उस हाई कोर्ट का हल्फ उठाते हैं? तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र के बाद इन जजेस ने हल्फ नहीं उठाना? अच्छा, एक तो ऐसा ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो 4 हाई कोर्ट्स हैं उनसे डिफरेंट है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बना है उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि इस हाई कोर्ट के अंदर मुख्तलिफ प्रोविंसेस से लोग आएंगे। तो लिहाजा ये बात कहना कि मुख्तलिफ प्रोविंसेस से जजेस क्यों आ रहे हैं, ये कानून और पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने उस लॉ के अंदर लिखा हुआ है। क्वेश्चन द टाइमिंग। नहीं, एक उसके अब दूसरा उस चीज़ के अंदर आया है कि वो है आपका सीनियरिटी का इशू या टर्म्स एंड कंडीशंस का इशू जो है। नंबर 1 ये है कि आर्टिकल 205 कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि किसी भी जज जो है अगर उसको एक दफ़ा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का लगा दिया जाए
तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं चेंज होती। और टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर सीनियरिटी जो है वो शामिल है उसके अंदर। अगर जितने भी सर्विसेज मैटर्स के लोग काम करते हैं तो उसके अंदर ये पार्ट एंड पार्सल है, जहाँ पे और चीज़ें। अब ये है कि हाई कोर्ट का जज जो है वो आर्टिकल 194 के नीचे हलफ लेता है। 193 के अंदर उसकी अपॉइंटमेंट होती है, 193, 194 के अंदर हलफ लेता है, और एक ही हलफ लेता है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो आपका शेड्यूल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिक्र है। अब ये है कि आपने उसकी एक सर्विसेज जो है उसको दूसरे हाई कोर्ट के अंदर ट्रांसफ़र करना है। इंडिया के अंदर और हमारे यहाँ फ़र्क है। इंडिया के अंदर आर्टिकल 222 है जो कॉन्स्टिट्यूशन का डील करता है, और वहाँ के ऊपर हाई कोर्ट के जज की कॉन्सेंट भी ज़रूरी नहीं है, और सिर्फ उनका प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस अगर समझते हैं कि उसको ट्रांसफ़र होना है तो वो कर देते हैं। एक वो रिप्रेजेंटेशन जो है वो दे सकता है चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, मैं जाता हूँ या नहीं जाता। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वो ये लिखा हुआ है कि जिस तरह देने वाला चीफ जस्टिस, आगे जिसने जाना है, तो लिहाजा जब अगर जज एक जगह वो जाता है तो आर्टिकल 194 के अंदर ना 100 क्लैरिटी कर दें। यानी कि ब्यूरोक्रेसी में जब हम देखते हैं कि एक बंदा जो है वो डीएमजी ग्रुप से पुलिस सर्विसेज में भेजा जाता है या फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान में अपॉइंट किया जाता है, तो वो जूनियर मोस्ट नहीं बन जाता। तो जाहिर है कि एक बंदा है, उसके क्रेडेंशियल्स है, इतना अरसा वो जज के तौर पे काम करता है। बट क्वेश्चन इज कि जो एक कंसर्न्ड मुतल्लिका हाई कोर्ट है, उसका जज बनने के लिए उस हाई कोर्ट के नाम के साथ हल्फ जरूरी है कि नहीं? नहीं देखें, वो कॉन्स्टिट्यूशन का हलफ ले रहा है, वो हाई कोर्ट का हलफ नहीं ले रहा। वो सुन लेना, सुन तो लेना। नहीं देखें ना, वो तो उसकी अपॉइंटमेंट सुन लेना। अच्छा चलिए ठीक है, एक मिनट डाइवर्जेंस ऑफ व्यू साकिब सुन ले, आपने देखें बात ये है, ओथ वो कॉन्स्टिट्यूशन का लेता है, अपॉइंटमेंट उसकी जो है वो हाई कोर्ट की होती है, यानी कि लाहौर है, इस्लामाबाद है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन का ओथ लेता है कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो है विदाउट फियर या फेवर में काम करूंगा और मैं कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करूंगा। अब हलफ जो है उसमें हाई कोर्ट का नाम कहीं नहीं होता। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन का अगर आप हाई कोर्ट के जज का स्केड्यूल देखें तो वहां पे हाई कोर्ट का नाम नहीं है। आप निकाले ना जो आपका शेड्यूल 3 है, नहीं है उस चीज के अंदर। खोसा साहब, आप भी आपका भी राय ये मुकम्मल कर लें। खोसा साहब, और जी आप मुकम्मल कर लें खोसा साहब। और ये है कि जब वो हाई कोर्ट का जज ले लेता है तो उसकी ट्रांसफर होने के बाद जो है उसके ना टर्म्स बनती है, ना कंडीशंस, ना सीनियरिटी है, और उस सीनियरिटी के मुताबिक एक फैसला आ गया है, और वो फैसला जो है वो पाकिस्तान की चीफ जस्टिस की कॉन्फ्रेंस से आया है ना। अब ये है कि हम सारी चीजें अदालत से बाहर तय करना चाहते हैं और हम हर चीज को डाउट करते हैं। पाकिस्तान का चीफ जस्टिस भी गलत कर रहा है, यानी कि उसे सीनियरिटी के मुताबिक चीफ जस्टिस ये भी कर रहा है, मुल्क के चारों, और ये चारों वो चीफ जस्टिस हैं जो इस जुडिशियल कमीशन या एग्जीक्यूटिव ने अपॉइंट नहीं किए हुए। तो हमें थोड़ी सी तो स्पेस देनी चाहिए ना कि हर चीज को हम डाउट्स के अंदर जाके, क्वेश्चन मार्क के अंदर जाके, और हम यही समझते हैं कि हर डाउट इस वजह से सुने ना, 21 अक्टूबर 2024 से पहले जस्टिस याह्या अफरीदी, ऑनरेबल गैर मुतनाज़ा जज, ही वाज नोवेयर इन द रन। नहीं, अभी उन्होंने कौन सा काम किया कि आप उनको मुतनाज़ा नो, मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं गैर मुतनाज़ा। हर एक फैसले के अंदर जस्टिस याह्या अफरीदी ने अपना इंडिपेंडेंट माइंड। चलिए मुझे उनसे राय लेने थे। मैं आपसे जो बात कर रहा था ना कि चीजें तब्दील हुई हैं, सिर्फ आपकी ख्वाहिशात पे। खोसा साहब, शहबाज खोसा साहब, आपकी भी यही अंडरस्टैंडिंग है कि जो जज है उसने उस हाई कोर्ट का नाम लेकर उसका ओथ नहीं लेना, बल्कि व्हेन ही टेक्स ओथ वो आईने पाकिस्तान का ओथ ले लेता है, उसके बाद उसे कहीं भी लगाया जा सकता है, फिर तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी कोई प्रोसेस की जरूरत नहीं है, आप ट्रांसफर कर दें। ये हम नेटिग्रिटीज में क्यों पढ़ रहे हैं, एक बड़ी ऑब्वियस पिक्चर क्यों नहीं देख रहे? साकिब बशीर साहब ने कहा कि ये 28 जनवरी से पहले हो जाता तो बेहतर था, या इनके बाद। अभी आपको पता है टोटल स्ट्रेंथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 12 जजेस की है, और जो करंट रोस्टर निकला है वो 13 जजेस का निकला है। ये क्या कॉन्स्टिट्यूशनली पॉसिबल है कि एक जज की, एक कोर्ट की स्ट्रेंथ 12 है, उधर 13 जज बैठ जाएं? ये क्या पॉसिबल है? ये कौन सा आइन, कौन सा कानून, कौन सा ओथ? जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि जो ओथ वो जो मैं दे दूं, ये ओथ तो और इदारों के भी कुछ लोग लेते हैं कि हम पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करेंगे हर किस्म की चीज से, तो फिर बाद में क्या हो जाता है? अनफॉर्चुनेटली ये छोड़ दें, मोटी बात को देखें। ये जिस तरह हमें पता था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का बेंच बैठा, उसने क्या फैसला करना था और किस तरीके से हॉर्स ट्रेडिंग खोली जानी थी और किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में 26 तरमीमी अमेंडमेंट आनी थी, इसी तरह से हमें पता है कि चीफ जस्टिस किसको बनाना है, और इसलिए ये सारा कुछ वायलेट करके इसकी धज्जियां उड़ाकर किसी को बाहर से उठाकर अंदर बिठाया जा रहा है। लोगों को दीवार पर लिखे हुए तरीके से ये आया है, पाकिस्तान की वकला कम्युनिटी को आया है ये कि यहाँ क्या करने दिया जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को पेनलाइज करने की भरपूर
कोशिश नहीं, भरपूर तरीके से उनको पेनलाइज किया जा रहा है उनकी इंडिपेंडेंस की वजह से। मैं किसी शख्स को इम्प्यून नहीं करता, मगर अनफॉर्चुनेटली हमने अपना जो तौर तरीका है इसको भी इतनी बेशर्मी से चलाया जा रहा है कि इसको डिफेंड करने का कोई तरीका नहीं है। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। पंजाब में आपकी मेजर जो है पेंडेंसी है, 2 लाख से ऊपर मुकदमा की पेंडेंसी है। आपने वहां से जज साहिबान को उठाकर इस्लामाबाद में डाल दिया, वहां 20 जजेस की असामियां सही। खाली हैं, यहाँ जजेस की असामियां खाली ही नहीं है। और ये आप इधर पूरा आपने पैक कर दिया है इस कोर्ट को अपने ताकि आप आईनी बेंच भी इधर भी बना सकें और उसको भी कंट्रोल कर सकें। ये एक अनफॉर्चुनेट दौर है जी, और अल्लाह ताला बेहतरी करे जी पाकिस्तान के लिए। सही। पाकिस्तान बहुत के बहुत बहुत शुक्रिया। शहबाज खोसर साहब हमारे साथ मौजूद थे, हाफिज एहसान खोखर और साकिब बशीर साहब। ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान के अदालती मंजरनामे पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर कानूनदान जनाब एतजाज़ अहसन साहब। एतजाज़ अहसन साहब, ये बताइएगा कि जो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से डेवलपमेंट हुई कि आपसे थोड़ी देर पहले जो अभी रिसेंटली ट्रांसफ़र होकर लाहौर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद आने वाले जज जस्टिस ऑनरेबल सरफराज डोगर साहब हैं, उनको सीनियर प्यूनिश जज जो है वो बना दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, और वो टेक्निकली अब 10 फरवरी को जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नए जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लाने के इजलास में भी गालिबन कंसीडर होंगे, बीइंग नंबर 2 इन सीनियरिटी लिस्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो इस सारे मामले पर अब एक मुनकसिम राय है। हुकूमत तो कहती है कि ये बिल्कुल सब आईन और कानून के मुताबिक है, आपकी इस पर क्या राय है? बहुत ही इस पे तशवीश है, बहुत ही इस पे आप कह लें दिल दुखा है, बहुत ही इस पे मतलब इससे कोई स्वाय है कि कहना कि ये एक इलीट टेक ओवर ऑफ द हो चुका है ऑफ द कोर्ट, जुडिशियल साइड ऑफ द कोर्ट ऑफ द स्टेट इज डिमोलिश्ड, तबाह कर दिया। अब आज के अगर आप कार्टून देखें उसका डॉन का, आज का ये कल का था, कमाल कार्टून था कि वो 4 पिलर पे इमारत खड़ी है, 2 बिल्कुल बैठ गए, मस्मार हो गए, और 2 कौन से, एक जुडिशियल पिलर और दूसरा मीडिया का। मीडिया में भी जो टीका एक्ट किया है, टीका एक्ट के बाद मैं फिर अनाउंस कर रहा हूँ, 40 मरतबा पहले अनाउंस कर रहा हूँ, आपकी वसातत से फिर अनाउंस करता हूँ कि मैं ना एक्स पे हूँ, ना ट्विटर पे, ना फेसबुक, मैंने अकाउंट खोल रखे सिर्फ इसलिए कि वो डॉर्मेंट वो मुझे मैं क्लेम कर सकूं कि मेरी तरफ से कोई ट्वीट नहीं हुई और कोई एक्शन नहीं हुआ। और मैं आज फिर अनाउंस करता हूँ कि इस स्पीकर एक्ट के होते हुए तो आप मौत से खेल रहे हैं। अब इस वक्त ये कल परसों के दौर में 6 ऐसी कन्विक्शन का जिक्र था, कन्विक्शन का, जो ब्लास्फेमी के इल्जाम पे हुई है, और अब 6 बंदे ऐसे आपने पकड़ लिए हैं जिन बेचारों को कोई भी मारना चाहे तो मार देगा। और बड़ी पूरे जगत की पूरे अपने उन पे निछावर होने के लिए वो कहेगा ये इस बंदे पे तो इल्जाम है ये सही। ब्लास्फेमी का। अच्छा, रसालत तो कुरान या तो शायर इस्लामी, इससे तो ये तो देश को मार के तो जन्नत में जाएगा। सही। अच्छा सर, आपका जाहिर है कि आपकी राय, हम जाहिर है कि इसके ऊपर राय सुन रहे हैं, वकला रहनुमाओं की सुन रहे हैं, तंजीमों की सुन रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया आफरीदी, उनका तो मौक़िफ़ इस पर बड़ा क्लियर है। वो कहते हैं कि जजेस की ट्रांसफ़र आइन के तहत हुई, जो अच्छा इकदाम है, मजीद सूबों से भी जजेस आने चाहिए। ही डजंट सी एनीथिंग फिशी। सेनेटर इरफान सदीकी हैं, उनकी ट्वीट आपकी नज़र से गुजरा होगा। वो कहते हैं कि क्या आला अदलिया के तमाम जज साहिबान ने आईन पाकिस्तान की पासदारी और तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ उठा रखा है? अगर हाँ, तो आर्टिकल 200 पाकिस्तान का हिस्सा नहीं, जो ये कहता है कि सदर मुमलिकत ये कर सकते हैं। अरे जी, आइन क्या है? आइन को कौन करता है रद्दो बदल? इसमें पंजाब के जितने MNA हैं, जितने पंजाब के मुस्लिम लीग नवाज के MNA, सबके
सहन में एक लाश दफन, सबके सहन लाश दफन है। लाश कौन सी है? फॉर्म 45, सबकी फॉर्म 45 जाली है। नवाज शरीफ की अपनी, आपने देखा उन्होंने अपलोड कर दी थी अपनी वेबसाइट पे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 3 घंटे बाद रिमूव की वो सारी, जिसकी अपलोड की थी, 50-60 उन्होंने और वापस उन्होंने रिमूव की उनको सारा। और 3 घंटे में मुझे इतनी ओवर राइटिंग थी, इतनी उसमें काटे बाटे थे, नंबर बदले हुए थे। खुद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जारी मैंडेट पे है और ये इतनी बड़ी तादाद जाली मैंडेट पे है, ये बहुत बहुत ज्यादती है। एतजाज हसन साहब, ये बताइएगा कि जितने भी सीनियर वकला हैं जो माजी में तहरीक का हिस्सा रहे हैं, वो तहरीकें चलाते रहे हैं, अदलिया की बहाली की, अदलिया की आज़ादी की, अभी तमाम इंडिविजुअल वॉइसेस यही कह रही हैं कि ये अदलिया पर कब्जा हो गया है, टेक ओवर है जुडिशरी का, जुडिशल कू हो गया है, इस तमाम ये टर्म्स इस्तेमाल की जा रही हैं, लेकिन ना कोई तहरीक चली, ना चलती हुई नज़र आ रही है। तो ये जो 26वीं आईनी तरमीम एंड ऑनवर्ड जो कुछ हुआ है, इस पे क्या मेजॉरिटी वकला की इसको कबूल कर रही है, एक्सेप्ट करके बैठ गई है? नहीं, मेजॉरिटी वकला की इसको कबूल नहीं करेगी। वो तो जिन्होंने कोई नेक नीति से भी इसके लिए काम किया, तरमीम के लिए, 36वीं आईनी तरमीम के लिए, जो नेशनल असेंबली में और MNAs, जिन किसी ने जो अगर नेक नियति से भी इसको वोट दिया है या इसको पायलट किया है और उसको लेके चले, वो उनकी भी नियत पे शक लोगों में बहुत शक नहीं, वो समझते हैं ये सबूत है, ये डाउन हो गया, ये बड़ी इन्होंने ज्यादती की। आप देखें, वो कहते हैं द टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग ऑफ। पुडिंग की, एक हलवे की आपको उस वक्त ही जायका पता लगेगा जब आप खाएंगे। अब 26वीं आईनी तरमीम बज़ाहिर तो लोगों ने कहा कि जी बड़ी इसमें वो सारी नेक नियति से हुई है, पर जो अमल दरामद उसमें है वो बिल्कुल उसको एक्सपोज कर गया 26वीं तरमीम को, बिल्कुल एक्सपोज कर गया। बहुत बड़ा एक्सपोजर हुआ है, बहुत बड़ी इससे मायूसी हुई है लोग। सही। अच्छा, ये कानूनी जी एतजाज साहब, एक कानूनी नुक्ता है जो क्योंकि वक्त कम रह गया, आई वांट कि आपकी इसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग ले लूँ कि जो जजेस हैं, 6 जजेस, उन्होंने ख़त लिखा, उन्होंने कहा कि कोई भी ट्रांसफ़र होकर जज आता है उसकी सीनियरिटी जो है वो जूनियर मोस्ट होगा क्योंकि उसने ओथ उठाना है, लेकिन वो तो अब जो आए हैं जज साहिबान, एक दूसरे नंबर पे, एक 9वें और एक 12वें नंबर पर, उनकी सीनियरिटी जो है वो तरतीब दे दी गई है। देखिए, ये भी गलत है। वो जब हलफ लेता है जज, जब हलफ लेता है तो उसने हलफ ये लिया हुआ डोगर है कि आई डोगर हेयर बाय टेक ओथ एज जज ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट। उसे ओथ निकाल के देख, सही उसका है कि मैं लाहौर हाई कोर्ट के जज के तौर पे मैं ये करूंगा, वो करूंगा, सब कुछ का पाबंद हूँ, कानून का पाबंद हूँ, मैं किसी को फेवर नहीं करूंगा, किसी को। उसने ये तो नहीं कहा कि मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के तौर पे नहीं करूंगा। सही। तो ये मामला उसका हल्फ ही अप्लाई नहीं करता, उसने डेजिग्नेशन अपनी दी हुई है। जब उसने हल्फ लिया था तो उसने हल्फ पेशावर हाई कोर्ट तो नहीं लिया था कि उसको पेशावर हाई कोर्ट भेज दे। सही। बहुत बहुत शुक्रिया। एतजाज अहसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब जाहिर है कि ये 7 दिन है, इन 7 दिनों में 10 फरवरी तक ये मामला तकरीबन निमट जाएगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से किन जज साहिबान ने एलिवेट होकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाना है, और अगर आमिर फारूक साहब उनको एलिवेट कर दिया जाता है तो उस सूरत में अब लगता यही है कि अंडरस्टैंडिंग यही डेवलप हो रही है कि जस्टिस डोगर साहब जो हैं वो नए चीफ जस्टिस होंगे, सरफराज साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और उस पर वकला की जानिब से फिल वक्त रद्द-ए-अमल नज़र नहीं आता उस तरीके का जिस तरीके का माजी में होता रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़रूर कह रही है कि फ़ैसले हम सड़कों पर करेंगे, तो बड़ा हैपनिंग टाइम है शुरू होने वाला है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।